हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की थर्ड ईयर भारत के भूगोल की इस कक्षा में आज हम अपने सिलेबस के अनुसार मेजर टेरेन एलिमेंट्स ऑफ इंडिया एंड देयर रोल इन शेपिंग फिजिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के प्रमुख भूभाग तत्व टेरेन एलिमेंट्स ऑफ इंडिया और उनका भारत के भौतिक दृश्य भूमि के निर्माण में उनकी भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप इस स्लाइड में इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले जानने की आवश्यकता है इस टॉपिक को पढ़ते समय कि भारत के मुख्य टेरेन एलिमेंट्स क्या हैं। टेरेन एलिमेंट्स, व्हाट इज़ रिलीफ, उच्चावच जिसे हिंदी में कहा जाता है रिलीफ, पृथ्वी की ऊपरी सतह अर्थात धरातल की भौतिक आकृति को कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर विद्यमान ऊंचाई तथा गहराई वाले भाग सामान्यतः उच्चावच कहे जा सकते हैं। Relief refers to the highest and lowest elevation points in an area. Mountains and ridges are typically the highest elevation points, while valleys are low-lying areas are lowest. The terrain of the earth's surface, we can say कि धरातल की स्थलाकृति या terrain of the earth's surface, इसी रिलीफ को हम और भी प्रकार से वर्णित करें, इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि ऊंचाई और गहराई वाले भाग पर्वत, घाटी, मैदान, पठार, ये सभी जो कि औसत समुद्र तल से ऊंचाई और गहराई वाले भूभाग हैं। Relief can also be defined as the differences in the elevation level on the earth's surface, that is the difference in the highest and lowest elevation. The structures like plateau, plains, mountains, volcanoes, hills, valleys, cliffs are called as the relief features of the earth's surface. And in the broad sense, we can say lithosphere and hydrosphere is also a relief feature. Oceanic trenches, ridges, basins and canyons are also relief features of the oceans. In the broad meaning, the elevation, direction and angle of slope of the various physical geographical features. Elevation, directions and angle of slope. हम क्या जानेंगे इनसे कि किस प्रकार का उच्चावचीय स्वरूप है, क्या ढाल है और उस लैंडस्केप या लैंड भूदृश्य में दिखाई देने वाले जो स्वरूप हमें दिखाई दे रहे हैं उनका हमें अध्ययन करना है। यहाँ पर रिलीफ या उच्चावच का अध्ययन करना, क्योंकि हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि रिलीफ ही किसी क्षेत्र के सरफेस वाटर के यानी धरातलीय प्रवाह को प्रभावित करता है, उसके वितरण को प्रभावित करता है और एक विशाल क्षेत्र में एक उसके जलवायु और मौसम को भी प्रभावित करता है। धरातल पर जो भी रिलीफ फीचर्स हैं उसके द्वारा निर्माण होने में विभिन्न भौतिक क्रियाओं में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि हम भारत के उच्चावची लक्षणों की विविधता को पहले हम समझें तो यहाँ हम ये समझेंगे कि भारत के मुख्य 4 भौतिक भू आकृतिक प्रदेश है। भारत की विशाल भूखंड पर विभिन्न प्रकार के भौतिक भूभाग हमें दिखाई देते हैं। कहीं पर विशाल पर्वत हैं, विशाल मैदानी भाग हैं, कठोर भूमि वाले पठारी भूभाग हैं, बालू के रेगिस्तान भी पाए जाते हैं। तो इन भौतिक तत्वों की विविधता और क्षेत्रीय विविधता के कारण भारत के मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं जो लहरनुमा जटिल उच्चावचीय श्रृंखलाएं हैं, दक्षिण के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो विशाल मैदान है, यहाँ पर
वृद्धावस्था के उच्चावचीय लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है, किसी भी स्थल रूप को डेविस ने, हमने प्रथम वर्ष में भी पढ़ा था, डेविस का स्थल रूप का सिद्धांत है, उसमें युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में विभिन्न स्थल रूप की घटनाएं घटित होती हैं। यदि सामान्य शब्दों से कहें तो युवावस्था में उस स्थल रूप पर लंबाई में कटाव और उच्चावचीय घटनाएं घटित होती हैं, वह स्थल रूप गहराई में विकसित होता है। उसके पश्चात प्रौढ़ावस्था में यदि नदी अपना कार्य करती है तो उस घाटी को चौड़ाई में विस्तार करती है, और वृद्धावस्था में नदी घाटियाँ अपने अंतिम स्थल पर पहुंच जाती है। तो यही स्थिति सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान से जुड़ी हुई है, जहाँ पर नदियों की घाटियाँ बहुत अधिक चौड़ाई में हो चुकी हैं। वहाँ पर लंबवत अपर्दन लगभग समाप्त हो चुका है, जबकि हिमालयन क्षेत्रों में, जो कि नवीनतम और जटिलतम उच्चावची स्थितियाँ पाई जाती है, वहाँ पर नदियाँ अपनी घाटियों को लंबवत कटाव के द्वारा गहरा कर रही हैं। हिमालय के अंदर उच्चावच में युवापन पाया जाना, अर्थात नदियाँ अपनी घाटियों में गॉर्ज को गहरे गॉर्ज में और अपर्दन की विशाल क्षमता को प्रदर्शित करती है, जबकि विशाल मैदानी भूभाग में लगभग उच्चावचीय विशेषताएं नगण्य हो जाती हैं, यानी बहुत कम ऊंचाई और गहराई में अंतर रहता है। मध्यवर्ती भाग, जो कि पठारी भूभाग है, जो कि पुरानी चट्टानों से निर्मित दृढ़ स्थल भूखंड के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर स्थल आकृतियों की अलग विविधताएं पाई जाती है। भू आकृतिक प्रदेशों की इन विविधताओं को यदि हम समझें तो भारत की भू आकृतिक विविधताओं में कुछ भूभाग 300 मीटर से भी कम ऊंचे भूभाग के हैं, जिन्हें मैदानी भूभाग या समुद्र तल से नीचे भूभाग के रूप में जाना जा सकता है। कुछ भूभाग 300 से 1200 मीटर ऊंचाई के भूभाग हैं, और कुछ भूभाग 1200 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। यहाँ हम उच्चावच को समझने के पश्चात यह जानने का प्रयास करेंगे कि मेजर टेरेन एलिमेंट्स भारत के किस प्रकार के हैं और उनको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। यहाँ मैंने आपको भी जैसे स्पष्ट किया कि ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है, तो इस ऊंचाई के आधार पर भारत के 43% भूभाग ऐसे हैं जो 300 मीटर से भी कम ऊंचे हैं। मानचित्र पर हम यदि देखें तो उत्तरी हिमालय के दक्षिण और प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग एक दीर्घ चाप के अनुसार उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है, जिसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भूभाग इस प्रकार चाप के रूप में उत्तर में हिमालय और दक्षिण में ये प्रायद्वीपीय पठार के बीच का जो भाग है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार के रूप में इस मैदानी भूभाग की ऊंचाई पश्चिमी क्षेत्र में 150 से 300 मीटर ऊंचा है। ये भूभाग जो कि पश्चिम में नीचा है, गुजरात के कच्छ के अंतर्गत ये लगभग आकर के इसकी ऊंचाई गुजरात में 50 मीटर से भी कम हो जाती है। इसी भूभाग की मध्यवर्ती भाग तुलनात्मक रूप से ऊंचा है और पूर्व में आते आते यह भूभाग का मैदानी भाग 50 से 150 मीटर ऊंचा रह जाता है। गुजरात में कच्छ में इसकी ऊंचाई 50 मीटर से भी कम है, पश्चिम में तुलनात्मक रूप से ऊंचा है और पूर्व में तुलनात्मक रूप से नीचा है। अर्थात समस्त हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो प्रवाह है, जो ढाल है, वो स्पष्ट करता है कि ऊंचाई से निकल करके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में महासागरीय रूप में ये आकर के नदियाँ मिलती हैं। इस क्षेत्र में जल विभाजक के आधार पर यहाँ से निकलने वाली कुछ नदियाँ पाकिस्तान में प्रवाहित होकर के अरब सागर में आकर के विलीन हो जाती हैं। तो इस प्रकार से किसी भी स्थल रूप के, किसी भी प्रदेश के रिलीफ का महत्व हम समझ सकते हैं कि ऊंचाई के आधार पर नीचे वाले भागों में जल प्रवाह, इसी प्रकार जलवायु और कई ऐसे महत्वपूर्ण जो जलवायु और मौसम की घटनाओं का संबंध भी रिलीफ से बना रहता है।
पुनः हम समझेंगे कि भारत का 27.7% भूभाग, जो कि 300 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई का है। 300 to 1200 मीटर की ऊंचाई तक का यह भाग जो है संपूर्ण प्रायद्वीपीय भाग इसके अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय भाग हिमालय प्रदेश और मैदानी प्रदेश के नीचे वाला जो भाग है, जो कि संपूर्ण दक्षिणी भारत में फैला हुआ है, यह पठारी भूभाग 300 से उत्तरी भारत में यह ऊंचा 300 से 600 मीटर तक की ऊंचाई वाला भाग है। यदि हम प्रायद्वीपीय पठार को समझने का प्रयास करें तो इसके अंतर्गत जो उत्तरी भाग है यह 300 से 600 मीटर की ऊंचाई का है, जबकि दक्षिणी भाग 600 से 1200 मीटर ऊंचा है। दक्षिण भारत में इसकी ऊंचाई अधिक है। इस पठारी भाग के बीच बीच में छोटा पहाड़ियों का क्षेत्र भी विद्यमान है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी घाट भारत के दक्षिण के अंदर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ भी आ जाती हैं, और यह भाग 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई वाला भाग है। तीसरा जो हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूपों में उच्चावची आधार पर यदि हम देखें तो 29.9% भूभाग 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। 29.9% भूभाग 1200 मीटर से भी ऊंचे हैं। यहाँ हमको इसको स्पष्ट है कि ये उच्चावचीय स्वरूप भारत के हिमालय पर्वत वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर ऊंची पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, और ये पर्वत श्रेणियाँ तृतीयक युग की पर्वत निर्माणकारी हलचलों से निर्मित हुई हैं। नेक्स्ट हम इस टॉपिक से ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के उच्चावचीय स्वरूप में 43% 300 मीटर से कम ऊंचे भूभाग हैं। 27% ऐसे हैं जो 300 से 1200 मीटर ऊंचे हैं, और लगभग 29.3% भूभाग भारत का ऐसा है जो 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। भारत की अपनी एक भौगोलिक अवस्थिति है, हिमालय की चापाकार स्थिति है, और दक्षिण में महासागरीय जो महासागरों से घिरा हुआ जो प्रायद्वीपीय भूभाग है, इसके निर्माण में यहाँ हमें समझना है कि इन सब टेरिन एलिमेंट्स का भारत की भौगोलिक दृश्य भूमि के निर्माण में क्या भूमिका है। यदि हम ये समझें कि इससे पूर्व हमें ये जानना आवश्यक है भारत की भौतिक दृश्य भूमि जो अभी विकसित हुई है उसका एक लंबा दीर्घकालिक इतिहास रहा है। हम जानते हैं भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते कि भूपृष्ठ पर जो भी हमें सतह पर दिखाई दे रहा है या जो भी सतही उच्चावच है, उसके पीछे भूगर्भ में होने वाली आंतरिक बलों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करती हैं, और उसके साथ जुड़ी हुई है बाह्य शक्तियां जो कि उन विषमताओं को बहुत धीमी गति से समानता की तरफ लाने का प्रयास करती है। अब ये आंतरिक हलचलें पृथ्वी के भूगर्भ के दुर्बलता मंडल में एस्थेनोस्फीयर में अर्धद्रवित चट्टानों के विद्युत तरंगीय रेडियो एक्टिव पदार्थों के विखंडन के कारण उत्पन्न होती है, और प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं कि ये प्लेटें अभिसारी प्लेटों के रूप में पर्वतों का निर्माण करती है, और धरातल पर विभिन्न उच्चावचीय स्वरूपों का निर्माण होता है। भारत में भी करोड़ों वर्षों पूर्व गोंडवाना लैंड एक विशाल भूखंड था, और अंगारा लैंड जो कि यूरेशियन प्लेट से निर्मित था, उत्तरी गोलार्ध का भाग था, यह दूसरा भूखंड था। गोंडवाना लैंड जिसमें वर्तमान में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सम्मिलित थे, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में था। इस गोंडवाना लैंड को संवहनीय तरंगों के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी प्रक्रिया से इसमें भ्रंशन हुआ, टूटन हुई, और इसका दो प्लेटों में टूट करके एक प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट
धीरे धीरे उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगी। ऐसी स्थिति में उत्तर की ओर स्थित यूरेशियन प्लेट से आपस में इसकी टकराहट हुई और इस टकराहट के कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसका सिरा यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गया। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो हल्के घनत्व की प्लेट अधिक घनत्व की प्लेट के नीचे धंस जाती है। यही ऐसी स्थिति में उन दोनों प्लेटों के टकराहट से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और वर्तमान में भी तैथिस सागर के जल के द्वारा इस जो एक भूसन्नति का वलन हुआ और तैथिस सागर के अंदर जितना भी वल्वा एकत्रित हुआ उनमें वलन की क्रिया से ये नवीनतम हिमालय पर्वत निर्मित हुए। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और उसी समय भारत में द गोंडवाना लैंड के एक दृढ़ भूखंड के रूप में प्राचीन भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भी स्थित था, जो कि दृढ़ भूखंड जाना जाता है, जिसमें वलन की प्रक्रिया का बहुत अधिक प्रभाव नहीं हुआ। विशाल अरावली पर्वतमाला जरूर वहाँ पर निर्मित हुई और इन दोनों के संपीड़न और वलन की क्रिया से उत्थान और धंसाव होकर के विभिन्न प्रकार की नदियों की घाटियाँ बनी। गोदावरी नदी की घाटी, महानदी और दामोदर नदी की घाटी, और इसी प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा के कारण पठारी भाग में लावा का निर्माण हुआ और अरब सागर का निर्माण। इस भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण, भारत के दृढ़ भूखंड का निर्माण, बना हुआ रहना। ऐसी स्थिति में जो मध्यवर्ती भाग था उसके अंतर्गत इनके द्वारा उत्पन्न नदियों से जमाव का प्रारंभ हुआ और उस जमाव से मध्यवर्ती उत्तर भारत के विशाल मैदानी भूभाग का निर्माण हुआ। अब उपरोक्त विवरण से हम समझ पा रहे हैं कि भारत की निर्माण प्रक्रिया में ये स्थलाकृतिक जटिलताएं रही, जहाँ पर हिमालय में नवीनतम स्थल आकृतियाँ पाई जाती हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के गहरे गॉर्ज, जलप्रपात और नवीनतम स्थलाकृतियों से निर्मित दृश्य हमें दिखाई देते हैं। मध्यवर्ती मैदानी भाग, जो कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों और उत्तरी ही विशाल हिमालय पर्वत वाली नदियों से निकलने वाली नदियों से निर्मित हुआ है। उनके नदियों से जो जमाव किया गया है और अवसाद स्वरूप जो जमाव किए गए हैं, उनसे वृहत जो मैदानी भूभाग बना है, इसकी स्थल आकृतियाँ में उच्चावचीय स्वरूप बहुत कम दिखाई देते हैं। यहाँ पर भाबर, तराई, बांगर, खादर, इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हमें दिखाई देती है। गोखुरा का झील है। राजस्थान का जो थार का मरुस्थली भाग है वो भी इसमें सम्मिलित है। प्रायद्वीपीय पठार तीन ओर से पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिण में उच्च पर्वतीय भाग हैं। इन सब से भी निकलने वाली नदियों ने वृहत मैदान में प्रवाहित होकर यहाँ से जो कुछ नदियाँ निकली वो दक्षिणी भाग में कुछ उत्तर की तरफ प्रवाहित हुई और कुछ पश्चिम और कुछ पूर्व में इस श्रृंखलाओं के साथ तटीय मैदानी भागों का भी निर्माण हुआ। नदियों का प्रवाह तीनों दिशाओं में इस पठारी भूभाग से रहा। इस प्रकार से पश्चिमी तट, बालू और पूर्वी तटों का निर्माण हुआ। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि भारत के इन प्रमुख भूभाग तत्वों से प्रवाहित होने वाली नदियों ने, उनसे संबंधित होने वाली घटनाओं ने भारत के संपूर्ण दृश्य भूमि को निर्मित किया और इस निर्माण में टर्शरी युग में हिमालय पर्वत के ही विस्तार के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का भी हुआ। हिमालय के जितने भी मोड़ बने हैं उनसे भारत की जलवायु में क्या योगदान है इसको भी हम समझ सकते हैं और समस्त भौतिक प्रदेशों के निर्माण में यह प्रक्रिया जानना जरूरी है। नेक्स्ट, इसी संदर्भ में हम जानेंगे कि ये भारत के जो भौतिक प्रदेश बने हैं, जो भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ क्योंकि मेजर टेरिन एलिमेंट्स का उसमें योगदान रहा, ये भौतिक प्रदेश पूर्ण रूप से एक दूसरे से अनुपूरक रहे हैं या एक दूसरे के लिए सहयोगी रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि किस प्रकार से हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादों ने
तैतीस महासागर में जमा होकर के वलन होकर के पर्वतमाला का निर्माण किया। हिमालय की संरचना हिमालय के साथ जुड़ी हुई है। मध्यवर्ती भारत की मैदानी भूभाग की संरचना, उसका तलछटीय जमाव। इसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से भी ये सभी तीनों ही भौतिक प्रदेश एक दूसरे के परिपूरक हैं, क्योंकि हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से निकलने वाली नदियों ने उत्तरी भारत के मैदान को पोषित किया, और जिसे भारत का फुटबॉल भी कहा जाता है, मध्यवर्ती मैदान जहाँ पर विभिन्न सुविधाएं सिंचाई की प्राप्त हुई, जल विद्युत उत्पन्न हुए और कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियां भी यहाँ पर संपन्न हो पाई, क्योंकि हज़ारों हज़ारों टन मिट्टी ला करके जो बिछाई गई उसने उत्तरी मैदानी भाग को उर्वरता प्रदान की। उसके साथ ही हिमालय ने यहाँ की जलवायु को भी प्रोटेक्टिव बना के रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, परंतु हिमालयन क्षेत्र जो है उससे उत्तर की ओर से आने वाली जो बर्फीली हवाएं हैं उनको रोक करके और मैदानी भूभाग में अनुकूलता जलवायु की बनाए रखना और बनाए रखी गई हिमालय एक अवरोध के रूप में रहा। हिमालय का भारत की जलवायु को निर्धारित करने में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रोल है। इसको हम समझ सकते हैं कि उत्तरी भाग से आने वाली हवाओं को रोक करके भारत की जलवायु को अनुकूल बनाया, वहीं पर हिमालय दक्षिणी भारत से आने वाली मानसूनी हवाओं को हिमालय से टकरा करके ये हवाएं पूरे भारत में वर्षा करती हैं। तो इस प्रकार से हिमालय ने भारत की जलवायु को शेपिंग करने में, उसको बनाने में उसका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रोल है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो कि खाद्यान्न की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु ये हम सभी जानते हैं कि खनिजों की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार भारत का अजायब घर जिसको कहा जा सकता है। विविध प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं और प्राचीनतम चट्टानों में मिलने वाला लोहा, सोना, कोयला, इस प्रकार के सभी खनिज और संसाधन हमें प्राप्त होते हैं। तटीय क्षेत्रों से हमें पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। तो भारत के प्रत्येक तीनों ही भौतिक प्रदेशों में सांस्कृतिक परिपूरकता एक रूप में पाई जाती है और तीनों ही प्रदेशों का एक दूसरे का पोषण करना और एक दूसरे का सहयोग करना हमें दिखाई देता है। हिमालय पर्वतमाला मैदानी भाग का पोषण, पालनहार और संपन्नता प्रदान करता है, उपजाऊ भूमि निर्मित करता है, जल उपलब्ध कराता है, उद्योगों के लिए जल विद्युत उपलब्ध कराता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन उपलब्ध करा करके भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार भारत के भूतत्व जो हमने पढ़े कि उच्चावचीय स्वरूप, जो भूतत्व ऊंचे भाग, मध्यवर्ती भाग और नीचे भूभाग है, इन तीनों ने मिलकर के भारत के फिजिकल लैंडस्केप को निर्धारित करने में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। धन्यवाद।